नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल बिहारी नॉनस्टॉप न्यूज में। तो चलिए बिहार की 10 प्रमुख बड़ी खबरों को जानते हैं। तो खबरों की ओर आगे बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। बिहार में चमकी बुखार का अलार्म, 2019 की तबाही को याद दिलाकर सीएम नीतीश ने किया सचेत, लापरवाह सीएस नपे। बिहार के सदर अस्पतालों में भर्ती मरीजों की बीमारी का डेटा होगा ऑनलाइन, जाने क्या होगा फायदा। तेजस्वी यादव और तेज प्रताप की सिविल कोर्ट में पेशी, जाने किस मामले की हुई सुनवाई। मुंगेर में स्वास्थ्य विभाग की खुली पोल, कागज पर ही चल रहा है स्वच्छता पखवाड़ा। शारीरिक शिक्षा व स्वास्थ्य अनुदेशकों की नियुक्ति के लिए ऑनलाइन आवेदन शुरू, जाने अंतिम डेट। पटना की सड़कों पर अगले माह दौड़ेंगी 25 नई एसी सीएनजी बसें, कंपनी को दिया गया सप्लाई ऑर्डर। पाटलिपुत्र विश्वविद्यालय में गेस्ट फैकल्टी के पद के लिए तीसरी बार निकाली वैकेंसी, जल्द करे आवेदन। बिहार में खुलेंगे 11 नए रजिस्ट्री ऑफिस, जमीन और फ्लैट की खरीद बिक्री हुआ आसान। बिहार दरोगा सार्जेंट की मुख्य परीक्षा 24 अप्रैल को, तैयारी पूरी। बिहार में चमकी बुखार का प्रकोप एक बार फिर से बच्चों के सिर पर मंडराने लगा है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इसे लेकर सचेत भी किया है। वहीं पंचायतों में रात्रि चौपाल लगाकर एईएस बीमारी के बारे में बच्चों को जानकारी देने की अपील ग्रामीणों से अधिकारी कर रहे हैं। रविवार को मुजफ्फरपुर के एसकेएमसीएच के पीआईसीयू वार्ड में इलाज के लिए पहुंचे एक बच्ची में एईएस की पुष्टि हुई थी। वहीं इस दिन 4 बच्चे सस्पेक्टेड भर्ती हुए थे। सोमवार को 2 और बच्चों में एईएस के लक्षण पाए गए हैं। मुजफ्फरपुर जिले में एईएस को लेकर क्या है तैयारी, इसकी रिपोर्ट तैयार करने के लिए केयर इंडिया को लगाया गया था। केयर इंडिया की टीम ने जब जिले के सरकारी अस्पतालों का निरीक्षण किया तो पाया कि वहां बड़ी लापरवाही पाई गई है। पता चला कि एसओपी के अनुसार दवा ही उपलब्ध नहीं है, जिसके बाद सिविल सर्जन को इसकी जानकारी दी गई। रिपोर्ट पर सिविल सर्जन ने सदर अस्पताल के प्रबंधक व पीएचसी प्रभारियों से जवाब तलब भी किया था। उधर बिहार सरकार के उप सचिव शैलेश कुमार ने मुजफ्फरपुर के सिविल सर्जन को सस्पेंड कर दिया है। दरअसल 7 अप्रैल को महत्वपूर्ण बैठक में सीएस गैर हाजिर रहे। वहीं अगले दिन उप सचिव अन्य अधिकारियों के साथ जांच के लिए आए तो कई लापरवाही देखी गई। जब सीएस को खोजा गया तो वो गायब दिखे, जिसके बाद कार्रवाई की गई। सदर अस्पताल में इंटीग्रेटेड हेल्थ इंफॉर्मेशन प्लेटफॉर्म कार्यक्रम शुरू किया जाएगा। इसके अंतर्गत ओपीडी में मरीजों के मिलने वाले जो पुर्जे होंगे उस पर हर बीमारी का जिक्र होगा। मरीज को जो बीमारी होगी उस पर डॉक्टर टिक करेंगे। उसके बाद उस बीमारी को ऑनलाइन निबंधन सिस्टम में फीड कर दिया जाएगा। इसके बाद इंटीग्रेटेड हेल्थ इंफॉर्मेशन प्लेटफॉर्म के सॉफ्टवेयर में डाला जाएगा। इससे स्वास्थ्य विभाग को यह जानकारी मिल सकेगी कि कौन सी बीमारी से अधिक लोग पीड़ित हो रहे हैं। IHIP कार्यक्रम का उद्देश्य समय से बीमारियों से स्वास्थ्य प्रसारण को अवगत कराना है, ताकि तुरंत उपचार की कार्रवाई की जा सके। संजीवनी प्रोग्राम का डाटा इंटीग्रेटेड हेल्थ इंफॉर्मेशन के सॉफ्टवेयर में प्रत्येक मरीज की बीमारी के साथ फीड की जाएगी, ताकि बीमारी फैलने के साथ साथ कहीं भी महामारी फैलने की प्रतिदिन जानकारी मिल सके। एसीएमओ को इसका नोडल पदाधिकारी बनाया गया है। सदर अस्पताल में रैपिड रिस्पांस सिस्टम टीम के डॉक्टरों व अन्य सदस्यों का नाम भी प्रदर्शित किया जाएगा और उनका उन्मुखीकरण भी जिला स्तर पर सीएमओ करेंगे। रैपिड रिस्पांस टीम में फूड सेफ्टी ऑफिसर व जिला पशु चिकित्सा पदाधिकारी को भी शामिल किया जाएगा। इसके लिए जिला स्तरीय जूनोटिक कमेटी का भी गठन सदर अस्पताल में किया जाएगा। इसके साथ ही सभी निजी प्रैक्टिशनर से भी मरीजों की बीमारी के संबंध में IDSP जानकारी लेगी और पूरे जिले में क्लिनिकली एस्टेब्लिशमेंट एक्ट को लागू करेगी। राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद के दोनों बेटे बहुत दिनों बाद सोमवार को एक साथ दिखे। दोनों भाई एक मामले में सुनवाई के दौरान सोमवार को पटना सिविल कोर्ट पहुंचे। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव और उनके बड़े भाई विधायक तेज प्रताप यादव की कोर्ट में पेशी थी। तेजस्वी और तेज प्रताप के ऊपर कोरोना गाइडलाइन को तोड़ने का एक मामला दर्ज किया गया था। इसी मामले में दोनों भाइयों की पेशी हुई है। दरअसल मामला साल 2021 का है। जुलाई महीने में गोपालगंज में अपने पार्टी के नेता की हत्या के बाद तेजस्वी यादव और उनके बड़े भाई तेज प्रताप यादव गोपालगंज जाने के लिए अपने आवास से निकले थे। पटना आवास से निकलते वक्त उनके साथ बड़ी तादाद में पार्टी के नेता और कार्यकर्ता मौजूद थे। उस समय कोरोना काल चल रहा था। इसको देखते हुए पुलिस ने उन्हें कोरोना गाइडलाइन का हवाला देते हुए रोक दिया था। इस मामले को लेकर 10 सर्कुलर आवास के बाहर कई घंटों तक बवाल चला था। तेजस्वी यादव गोपालगंज जाने की जिद पर अड़े हुए थे। हालांकि प्रशासन ने उन्हें कोरोना गाइडलाइन का हवाला देते हुए यात्रा से रोक दिया था। इसी मामले में तेजस्वी और तेज प्रताप के ऊपर केस दर्ज किया गया था।
मुंगेर का स्वास्थ्य विभाग 1 से 15 अप्रैल तक स्वच्छता पखवाड़ा मना रहा है। इसके अनुश्रवण के लिए सिविल सर्जन द्वारा प्रखंडवार नोडल और वरीय पदाधिकारियों को प्रतिनियुक्ति की गई है, लेकिन स्वास्थ्य विभाग का यह स्वच्छता पखवाड़ा सदर अस्पताल में ही केवल कागजों पर ही चल रहा है, जहां पूरे दिन अस्पताल परिसर और विभिन्न वार्डों में गंदगी और मेडिकल कचरा फेंका हुआ रहता है, जबकि आवारा कुत्तों का जमावड़ा सुबह से लेकर रात तक लगा रहता है। अब ऐसे हालत में स्वास्थ्य विभाग के स्वच्छता पखवाड़ा की हालत जब सदर अस्पताल में ही बदहाल है, तो प्रखंड में इस स्वच्छता पखवाड़े की हालत क्या होगी, इसे अपने आप समझा जा सकता है। बता दें कि राज्य स्वास्थ्य समिति बिहार पटना द्वारा स्वच्छता के मुद्दों और प्रथाओं पर ध्यान केंद्रित करने तथा सभी सरकारी कार्यालयों को स्वच्छता से संबंधित गतिविधियों में शामिल करने के लिए 1 से 15 अप्रैल तक स्वच्छता पखवाड़ा मनाया जा रहा है। कैमूर जिले में 171 शारीरिक शिक्षा व स्वास्थ्य अनुदेशकों के अस्थायी पद पर नियुक्ति के लिए 11 अप्रैल से 28 अप्रैल तक ऑनलाइन आवेदन भरा जाएगा। शारीरिक शिक्षा व स्वास्थ्य अनुदेशकों की नियुक्ति के लिए जिला प्रशासन द्वारा प्रखंडवार रोस्टर क्लियरेंस के उपरांत नियोजन इकाईवार आरक्षण जिले के NIC पर प्रकाशित कर दिया गया है। शारीरिक शिक्षा व स्वास्थ्य अनुदेशक पद पर नियुक्ति के लिए आवेदन करने वाले अभ्यर्थी NIC पर प्रकाशित किए गए रोस्टर के अनुसार ऑनलाइन आवेदन 28 अप्रैल तक कर सकते हैं। इधर NIC पर प्रकाशित किए गए रोस्टर में दिए गए निर्देश के अनुसार अनारक्षित महिला, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग, RF सभी आरक्षण को कोटिवार पद के लिए जारी किया गया है। 25 नई CNG बसें पटना शहर की सड़कों पर दौड़ेंगी। इनके लिए टेंडर पूरा हो गया है और कंपनी को सप्लाई ऑर्डर भी दिया जा चुका है। 2 कंपनी मिलकर इन बसों की आपूर्ति करेगी। अगले माह तक BSRTC की सिटी बसों के बेड़े में ये बसें शामिल हो जाएंगी। शहर की सड़कों पर दौड़ने वाली ये पहली AC CNG बसें होंगी। वर्तमान में 70 CNG बसें शहर की सड़कों पर दौड़ रही हैं। इनमें 50 नई हैं, जबकि 20 पुरानी डीजल बसों में CNG किट लगाकर उन्हें CNG में बदला गया है, लेकिन इनमें से कोई भी AC नहीं है। पाटलिपुत्र विश्वविद्यालय ने गेस्ट फैकल्टी के लिए तीसरी बार वैकेंसी निकाली है। अभ्यर्थी 7 मई तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं और इसकी हार्ड कॉपी विश्वविद्यालय में लाकर जमा कर सकते हैं। मेरिट व आरक्षण के आधार पर मेरिट लिस्ट जारी की जाएगी। उसके अनुसार साक्षात्कार के लिए अभ्यर्थियों को बुलाया जाएगा। कुलपति की अध्यक्षता में कमेटी बनेगी जो साक्षात्कार को कंडक्ट करेगी। उसके बाद फाइनल अभ्यर्थियों की सूची जारी की जाएगी, जिनका चयन गेस्ट फैकल्टी के लिए होगा। PPU के अंतर्गत शिक्षकों की खाली सीटों पर ही गेस्ट फैकल्टी की नियुक्ति पूरी तरह से कॉन्ट्रैक्ट पर टेम्पोररी व्यवस्था के अंतर्गत होगी। उक्त सीटों पर शिक्षक आ जाने के बाद उन्हें कार्य मुक्त कर दिया जाएगा। उक्त वैकेंसी में राज्य सरकार द्वारा असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए जारी सभी दिशा निर्देश का पालन किया जाएगा। इन्हें प्रति क्लास 1500 रुपये और कुल 50,000 रुपये तक महीने में मिलेंगे। जमीन और फ्लैट की रजिस्ट्री अब आसानी से की जा सकेगी। बिहार में 11 जगहों पर निबंधन कार्यालय खोलने का सरकार ने मन बना लिया है। पटना में 3 निबंधन कार्यालय खुलेंगे, जिसमें जमीन और फ्लैट की खरीद बिक्री आसानी से हो जाएगी। पटना के फतुहा, बिहटा और संपतचक में रजिस्ट्री कार्यालय खोले जाएंगे। इसके अलावा बेतिया के रामनगर, हाजीपुर के पातेपुर, बक्सर के डुमराव सहित अन्य 5 शहरों में भी निबंधन कार्यालय खुलेंगे। इसे लेकर विभाग ने सारी तैयारियां पूरी कर ली है। नए निबंधन कार्यालय और कहां-कहां होंगे, इसकी मुहर जल्द ही लग जाएगी। इन कार्यालयों के खुल जाने के बाद इलाके के लोगों को बड़ी सहूलियत मिलेगी, साथ ही सरकार का राजस्व भी बढ़ेगा। बिहार पुलिस में दरोगा के 1998 और सार्जेंट के 215 पदों पर बहाली की प्रक्रिया जारी है। आयोग ने बीते 26 दिसंबर को प्रारंभिक लिखित परीक्षा आयोजित की थी, जिसका परिणाम 2 फरवरी को जारी किया गया था। मुख्य परीक्षा के लिए 47,900 अभ्यर्थियों का चयन हुआ है। आयोग ने मुख्य परीक्षा की तैयारियां कर ली है। 24 अप्रैल को 2 पालियों में यह परीक्षा आयोजित होगी। अभ्यर्थियों के लिए प्रवेश पत्र भी जारी कर दिए गए हैं, पर कुछ खास अभ्यर्थियों की शिकायत है कि अब तक OTP नहीं आया है। OTP के बगैर प्रवेश पत्र डाउनलोड नहीं हो सकता है। आयोग ने साफ कर दिया है कि उसकी ओर से कोई दिक्कत नहीं है। आवेदन में दिए गए नंबर पर हर किसी को OTP जा रहा है। आयोग के मुताबिक मुख्य परीक्षा के लिए 3 शहरों में सेंटर बनाया जाएगा। पटना के अलावा गया और मुजफ्फरपुर में यह परीक्षा होगी। मुख्य परीक्षा के आधार पर सफल अभ्यर्थियों का चयन शारीरिक दक्षता परीक्षा के लिए किया जाएगा।
प्रदेश के पारंपरिक विश्वविद्यालयों के लिए सहायक प्राध्यापकों की नियुक्ति प्रक्रिया में अब तक 2 अभ्यर्थियों के शैक्षणिक दस्तावेज जाली पाए गए हैं। आयोग के अध्यक्ष डॉक्टर राजवर्धन आजाद के आदेश पर रश्मि कुमारी और रिमझिम कुमारी के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई गई है। दरअसल अंगिका और भोजपुरी विषय में आवेदन करने वाली 2 महिला अभ्यर्थियों ने अपने मास्टर डिग्री के दस्तावेज उत्तर प्रदेश के चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय से जुड़े प्रस्तुत किए थे। आयोग के जांच अफसरों को शक हुआ कि अंगिका और भोजपुरी विषय की डिग्री चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय में चल भी रही है या नहीं। आयोग ने विश्वविद्यालय प्रशासन से पूछा तो वहां से लिखित जानकारी मिली कि अंगिका और भोजपुरी विषय में हमारे यहाँ कोर्स है ही नहीं। इसके बाद आयोग ने दोनों अभ्यर्थियों को नोटिस भेजकर स्पष्टीकरण मांगा कि वह अपना पक्ष रखें। 15 दिन गुजरने के बाद भी जब जवाब नहीं आया तो आयोग ने मंगलवार को अपने प्रतिनिधि डिप्टी सचिव के जरिए दोनों अभ्यर्थियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई। सूत्रों के मुताबिक दोनों अभ्यर्थियों के पिता का नाम एक ही है, इसीलिए समझा जा सकता है कि दोनों अभ्यर्थी एक ही परिवार के हैं। आज की सुर्खियों में बस इतना ही। बिहार से जुड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और साथ ही साथ वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक, कमेंट, शेयर करना ना